डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, लास्ट में से स्थानीय न्यायपालिका जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम जानते होंगे। जो भी मेरे से पॉलिटी पढ़े होंगे, संविधान पढ़े होंगे, तो इस बात का जानकारी प्राप्त होगी। अब इसी तरह हमारे देश में जो एकल प्रणाली अर्थात जो आरबीआई का जो गठन किया गया है, आरबीआई पूरा देश में एक ही है, ठीक है ना। उसका रीजनल ब्रांच खोला गया है, समझा, क्षेत्रीय ब्रांच खोला गया है, ठीक है ना। तो वो जो कि आपको जानते कई सारे 25 से लेकर 30 के बीच में ब्रांच है, लेकिन 4 ब्रांच का आपका नाम याद रखना है कि मुख्य रूप से जो 4 ब्रांच है वो कहां पे स्थित है। कल जो मैंने जो डायग्राम बनाए थे वो तो उतारे नहीं होंगे किसी ने, लेकिन आज उसको उतारना है। टॉपिक लगा दीजिए आरबीआई का संरचना, टॉपिक लगा के आप लोग सर्कल बना के उसको पहले उतार लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यूस हम लोग करेंगे। उतार लीजिए इसको। दस बोले थे विभिन्न क्षेत्र का व्यक्ति। 2 हमने बोले थे सरकार का प्रतिनिधित्व करता, सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि, ठीक है। और उसके बाद 4 स्थानीय। हाँ बता देते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इसका नाम याद रखना। क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय बोर्ड का नाम याद रखना। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का स्थानीय बोर्ड कितने हैं। बाकी क्षेत्रीय बोर्ड है, क्षेत्रीय कार्यालय, जो कि अपना पटना में भी एक है। मौर्या होटल के बगल में है आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय।
45 सवाल में। चलिए अब इसके ऊपर समझिएगा, यानी गवर्नर और उप गवर्नर, जिसको हम डिप्टी गवर्नर बोलते हैं, और 10 विभिन्न क्षेत्र के आदमी। याद रखिएगा, हमारे अर्थव्यवस्था में आपने पढ़ा होगा जो क्षेत्र है वो 3 प्रकार के हैं। ऐसे 5 प्रकार के क्षेत्र पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, एक को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और एक को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। आपको मैंने प्रथम क्लास जब मैं ले रहा था इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि हमारे देश में जो है क्षेत्र के हिसाब से हर एक चीज का बंटवारा किया गया है। हमने बताया जो खनिज संसाधन वगैरह, कृषि वगैरह जो होते हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह याद रखना है, जो विभिन्न क्षेत्र अर्थात कोई मान लेते हैं शिक्षा का क्षेत्र हो गया, कृषि का क्षेत्र हो गया, उद्योग का क्षेत्र हो गया, उन सभी में कोई जो विशेषज्ञ आदमी जो होंगे ना, उसको किसका हेड बनाया जाएगा? आरबीआई का बनाया जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए समझिएगा ध्यान से। उसके बाद 4 कौन होंगे? डिप्टी गवर्नर होंगे, और 1 कौन होंगे? गवर्नर, जिसका अभी नाम है संजय मनोहर। अभी जो आरबीआई का क्या है? वो गवर्नर है। इसी के साइन से आपको पैसा मिलता है। आपको पता है ना, आप देखते होंगे नए नोट जो होते हैं, नोट पे लिखा हो रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करता हूँ। आपके पास अगर 500 का नोट है तो वहां पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा कर, मैं धारक को 500 रुपया अदा करता हूँ। मतलब अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है? वो वही आरबीआई का गवर्नर, क्योंकि उसका साइन होता है। राष्ट्र यानी जो गवर्नर होता है उसका क्या होता है? साइन होता है। और जब वो साइन होता है तो याद रखना है वो वही गवर्नर अंतिम रूप से क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और याद रखना किसी भी नोट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, किसी भी नोट को बाजार में लाने से पहले जो है 200 करोड़, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 200 करोड़ रुपये वो अपने पास रिजर्व रखेगा। क्या रखेगा? रिजर्व। उसके बाद ही वो नोट को मार्केट में पब्लिश कर सकता है। अभी आपको पता है हमारे आरबीआई एक्ट, अब मैं जब भी याद करूंगा तो आरबीआई एक्ट 1934 याद है ना? आरबीआई एक्ट 1934 को पारित किया गया था। कौन सा कमीशन के आधार पर? रॉयल्स कमीशन। लिखा था मैंने, रॉयल्स कमीशन के सिफारिश पर भारत के संसद ने आरबीआई एक्ट को पारित किया। ठीक है, और आरबीआई एक्ट के तहत ये आरबीआई काम करती है। और इसी एक्ट के एक और एक्ट बनाया गया था, बैंकिंग रेगुलेट एक्ट 1949 बताया था ना। तो आरबीआई को एक एक्ट और मिला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके तहत जितने भी आप बैंक देख रहे हो उन सभी को रेगुलेट करने का अधिकार किसको दिया गया? आरबीआई को। और आरबीआई कैसे काम करेगी, आरबीआई क्या क्या काम करेगी देश में, उन सभी का बात की गई है आरबीआई एक्ट 1934 में। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है मेरी बात ना? अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि जो ये टोटल आपके जो सदस्य हैं इसमें, इन सभी सदस्य का काम है, इन सभी सदस्य को हम बोलते हैं केंद्रीय निर्देशन बोर्ड। समझ में आ रहा बात को ना? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सदस्य, यानी कौन कौन सदस्य होते हैं। कभी कभी आपको जो है यहाँ से पूछा जाएगा सरकार के कितने प्रतिनिधित्व होते हैं, क्षेत्र वाले कितने होते हैं, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, इतने। इन सभी मिल के एक सदस्य एक बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय निर्देशन बोर्ड। केंद्रीय निर्देशन बोर्ड। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, उतारिएगा नहीं, समझिएगा ये क्या होता है केंद्रीय निर्देशन बोर्ड, ध्यान समझिएगा। केंद्रीय निर्देशन बोर्ड का मतलब होता है कि जो जितने सदस्य, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। अब ये डिप्टी गवर्नर कहाँ बैठा रहेगा? यहाँ बैठा रहेगा। जो दिल्ली के मुख्यालय होंगे आरबीआई का, वहां पे कौन बैठेगा? गवर्नर बैठेगा, जिसको डिप्टी गवर्नर बोलेंगे। सुना तो जो मेन आरबीआई का केंद्र होगा वहां पे कौन बैठेगा? गवर्नर। तो इसीलिए आपने देखा था 4 उप गवर्नर है तो 4 स्थानीय बोर्ड भी है। सुना तो यहाँ सब में एक एक हेड बैठा हुआ रहता है। अब याद रखिएगा, जब हर 3 महीना पे, हर तिमाही पे आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी का समीक्षा करता है। क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी का समीक्षा। अब आपके मन में आता होगा कि ये केंद्रीय निर्देशन बोर्ड है ना, हर 3 माह पे, याद रखिएगा, हर 3 माह पे, ठीक है ना, हर 3 माह पे क्या करता है बाबू? मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हिंदी बोलेंगे हम लोग मौद्रिक नीति। ठीक है ना? ये अभी समझेंगे आगे चलते ये क्या होता है। इसी से याद रखना है हमारे देश के मुद्रा स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एक दिमाग में सर्कुलर को बना कर रखना है। आप अपनी तरफ से बात कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे देश में, अगर हम बात करेंगे, हमारे देश में सबसे ज्यादा इंसान किस पे आश्रित है?
किस ऑक्यूपेशन समझते हो, पेशा जिसको बोलते हैं, किस पे आश्रित है? अपने क्षेत्र में बात करोगे तो कृषि पे। लेकिन अगर मैं इसको अभी मैं अगर मैथ के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए यहाँ से आप समझिएगा तब तक आपको समझ में आएगा कि क्या सच में देश आर्थिक समीक्षा जब करती है तो आर्थिक समीक्षा करने वक्त जो है देश जो है क्या क्या काम उसको पूर्ण रूप से करती है। अगर यूपी बिहार की बात करेंगे तो यूपी बिहार एक एग्रीकल्चर लैंड है। कौन सा लैंड है? कृषि लैंड। तो यहाँ पे अत्यधिक रूप में क्या पाया जाएगा? किसान पाया जाएगा। लेकिन आप चले जाओ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का नाम सुने होंगे आपने, महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, वहाँ पे अधिक से अधिक उद्योग। आपने झारखंड का नाम सुना होगा, झारखंड में कृषि नहीं है पर वहाँ पे पर्यटक है, टूरिज्म समझते हो ना। आपने देखा होगा जून जुलाई के महीने में जैसे ही कौन सा फसल, बोलो कौन सा फसल करती है जून जुलाई में? रबी फसल करती है ना। आपने देखा होगा, नाम सुने होगा, लड़का बात किसी को नहीं करना, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझना है। लिखा दूंगा रटा दूंगा तो वो काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन बाबू आज के समय का सोच, बस आपको दिमाग लगा के चलना है, लिंक करना है सब्जेक्ट में। जब हमारे देश में रबी की फसल कटेगी, रबी की फसल कटेगी अर्थात गेहूं और मक्का की फसल जब कटेगी तो किसान के पास पैसा क्या होगा? अधिक होगा। जब किसान के पास अधिक पैसा होगा, कल क्लास से नोटिस करो, तो किसान के पास जब पैसा अधिक होगा तो मार्केट में जो वस्तु होगी उसकी मांग क्या हो जाएगी? नहीं बढ़ेगी। अभी बताओ, आप लोग गाँव में सुनते होंगे कि बेटा बैसाख का फसल कटेगा ना हम तुमको मोबाइल लाने नहीं बोलता है गाँव में। इसका मतलब है कि आरबीआई जो समीक्षा करेगी ना जिस समय मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें ये दिमाग में रखेगा बिहार के तरफ अगर वो समीक्षा, पूरा देश में समीक्षा करते हैं तो उससे ये देखता है कि किस रीजनल ऑफिसर में कहाँ का रेट हमें बढ़ाना है, कहाँ का रेट को कम करना है। समझ आ बात करो। इस चीज को याद रख लेना है कि इस क्षेत्र में अर्थात यूपी बिहार जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, आपको पता है कि इस क्षेत्र में जून जुलाई के महीने में यहाँ पे पैसा किसान के पास क्या होता है? अधिक होता है। यही किसान फिर जाएगा देवघर जल जाएगा जी, कौन से महीने में? अगस्त सितंबर में जाएगा ना। अगस्त सितंबर में जब देवघर जाएगा जल चढ़ाने तो वहाँ पे जितने भी पंडित होंगे उसके पास भी पैसा आ जाएगा, आएगा। फिर वो पंडित जाएगा कोलकाता में क्या खरीदने? कपड़ा खरीदने जाएगा, जाएगा ना जाएगा, बर्तन खरीदने जाएगा, जाएगा ना जाएगा। तो फिर कोलकाता में पास पैसा आ जाएगा। फिर वही कोलकाता वाला जब बड़ा बड़ा उद्योगपति बन जाएगा बोलेगा हम मुंबई जाएंगे, मूवी बनाने जाएंगे, तो फिर वो पैसा कहाँ चला जाएगा? पैसा कैसे हो रहा है? फॉलो हो रहा है ना एक दूसरे से। समझ में आ रही मेरी बात? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से कैश का फॉलो हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है? लिंक हो रहा है। समझ बात करो। तो इसी तरह आरबीआई क्या करता है, हर 3 माह पे समीक्षा करता है, मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा करता है, क्या किसी वस्तु का मांग बढ़ा है या किसी वस्तु का मांग घटा है। याद रखना, जब किसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाएगा और मांग अधिक हो जाएगा, उस वस्तु का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अभी मार्केट में एग्जाम्पल के लिए मोबाइल है कोई, ठीक है ना। अब उस मोबाइल का मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मोबाइल का क्या हो जाएगा? मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? और उत्पादन क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कभी कभी आपने देखा हो किसी प्रोडक्ट कैसा होता है ना होता है, तो इस चीज को दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को समझ नहीं। तो केंद्रीय निर्देशन बोर्ड क्या करती है बाकी हर 3 माह में क्या करता है? वो मौद्रिक नीति का समीक्षा करता है। अब सवाल आता है सर ये क्या होता है, वो अभी आगे समझाएंगे आपको कि मौद्रिक नीति क्या होता है। मुख्य रूप से आपको ये याद रख लेना है कि मुद्रा की प्रवाह को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ज्यादा अगर मार्केट में मुद्रा आ जाएगा तो भी दिक्कत है, कम अगर मुद्रा रहेगा तो भी दिक्कत है। तो सरकार इसका क्या करता है? बैलेंस बना के चलता है। क्या करके चलता है? बैलेंस। ना मार्केट में मुद्रा अधिक हो, ना मार्केट में मुद्रा कम हो, ना तो किसी वस्तु का उत्पादन अधिक हो जाए, ना तो किसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाए। आप देखते हो कभी कभी प्याज का दाम एकदम उछाल मार देता है, मारता है। कभी कभी मसूर का दाल का दाम बढ़ जाता है। इसका मतलब होता है जब किसी एक जैसा मौसम अपने देश में नहीं है दोस्त, है किसी चीज का उत्पादन अधिक हो जाता है, किसी चीज का उत्पादन कम हो जाता है, जिस वजह से जो है सरकार के लिए जिम्मेदारी हो जाता है कि हमें किस तरह से मुद्रा स्थिति मतलब महंगाई जिसको बोलते हैं हम लोग, महंगाई को कंट्रोल करके चले। इसका काम होता है, किसका काम होता है? महंगाई कंट्रोल करके चले सरकार का, क्योंकि हमें अंतिम रूप से सरकार को जवाब देंगे, क्योंकि हमने अधिकार किसको दिया? वोट पर सरकार। तो इसीलिए आरबीआई के बोर्ड में 2 सरकार का प्रतिनिधि रहता है। सरकार की तरफ से बोलने वाला होता है कि नहीं अभी जो है इन्फ्लेशन को अर्थात महंगाई को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि देश में इलेक्शन है। अभी आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में
2008 में चुनाव है ना, आप अगर पढ़े होंगे न्यूज वगैरह, तो पश्चिम बंगाल का भी क्या है चुनाव है। तो सरकार ये चाहेगी कि कितना जल्दी से जल्दी हो सके हम मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करें, कम करें। जब मॉनेटरी पॉलिसी कम होगा, अभी समझाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार ये काम करेगा, रेपो रेट को, किसको कम करेगा, रेपो रेट। रेपो रेट समझेंगे, मतलब वह दर होता है जिसपे आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक को ऋण देता है। उससे ऋण के माध्यम से आपको आगे चल के समझाएंगे ऋण के माध्यम से कैसे हमारे पास पैसा ज्यादा आता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को समझे, बस मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा कितने माह में होता है, एक बार। एग्जाम में पूछता है कि साल में कितने कम से कम कितनी बार होना चाहिए, तो 2 बार होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 बार होना चाहिए। और नॉर्मली कितने माह में होना चाहिए समीक्षा, 3 बार। कौन करेगा, आरबीआई करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब एक आध पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, ये लिखना पड़ेगा, केंद्रीय निर्देशन बोर्ड लिखना पड़ेगा। हाँ, इसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे। केंद्रीय निर्देशक, और निर्देशक भी लिख सकते हैं, और निर्देशक बोर्ड, केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। केंद्रीय निर्देशक बोर्ड नहीं, ये नहीं अभी लिखना है, ये समझाने का ज्यादा और भी समझाएंगे तो लिखिए एकदम पहला ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए। देखिए आरबीआई के अंतर्गत, आरबीआई आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय, आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय, सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा लिया जाता है। आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय केंद्रीय निर्देशक बोर्ड द्वारा लिया जाता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा केंद्रीय निर्देशक बोर्ड को, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। कि आरबीआई का निर्णय मुख्य रूप से कौन लेता है, तो क्या लिखेगा, केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। एक बात आपको राजनीतिक रूप से बता देते हैं, यही केंद्र निर्देशक बोर्ड और सरकार के बीच जब नहीं बनती है तो अपने देश में आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा, ध्यान समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा अरुण जेटली का, नाम सुने आप, इनका डेथ हो चुका है। वो हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। जब पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी ना 2014 में, तो उस समय पहली बार 2014 से लेकर 2019 के बीच जो टेन्योर था, उसमें जो मेरे देश के वित्त मंत्री थे उसका नाम था अरुण जेटली, ठीक है ना। क्योंकि अरुण जेटली उस समय के अपना वित्त मंत्री थे, और उसमें के गवर्नर थे रघुराम राजन। कौन थे, रघुराम राजन। आपने देखा होगा, उसका नाम सुने होंगे। रघुराम राजन और वित्त मंत्री के बीच बन नहीं रहा था, ठीक है। उनका कहना था नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम नए नए सरकार में आए, हमको टैक्स ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बार झगड़ा हुआ कोविड के दौरान, कोविड समझ रहे हो ना, जिसमें 2020 में जब कोरोना आ गया था, तो उस समय आदमी के पास पैसा बहुत कम था। जब आदमी के पास पैसा कम था तो मार्केट, हमारी इंडस्ट्री ठप पड़ गई। मतलब मान लो कहीं कपड़ा का बनना है या फिर कहीं बर्तन बनना है, तो अब जब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो आदमी परचेज करेगा, क्रय शक्ति कम हो जाएगी मार्केट की। जब मार्केट की क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री ठप न हो जाएगा जी, उद्योग। इसलिए सरकार सोचा था कि जल्दी से जल्दी मॉनेटरी पॉलिसी को कम कीजिए और सबको लोन दीजिए, ताकि हम इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हैं, फिर पटरी पे ला सके। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए सरकार मॉनेटरी पॉलिसी को कम करेगा, रेपो दर को कम करेगा, ताकि सबके पास पैसा आए, और जितना सबके पास पैसा आएगा उतना क्रय शक्ति बढ़ेगा, और क्रय शक्ति बढ़ेगा तो मार्केट में वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, और मार्केट में वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो उद्योग में उत्पादन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सबको रोजगार मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए सरकार आपको ज्यादा से ज्यादा पूंजी देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है, पूंजी। इसलिए कौन सा पूंजी देने का काम कर रहा है, कौन सा एसिड, बौद्धिक एसिड। आपको सरकार बता देगा, आपको सरकार ये चाह रहा है कि हम सब बच्चे को स्किल दे। क्या दें, इसीलिए आपको कोर्स कराया जाएगा, जीएमएम ईटीसी कराया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप अपने अंदर एक स्किल ला लें, जिससे कि आप अपना एसिड कमा सके, संपत्ति कमा सके। मेरी बात समझ में आ रहा है?
इस बात को याद रखना कि राजनीतिक विरोध होते रहता है केंद्रीय निर्देशन बोर्ड और सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा। तुम्हारा बात को ना, सरकार का कहना होता है कि नहीं हमें जनता चुना है, हम जनता पे डिसाइड करेंगे कि मुद्रास्फीति कितना रहेगा नहीं रहेगा। फिर आरबीआई कहता है हम एक संवैधानिक बॉडी है, हमको संविधान ने ताकत दिया है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। मतभेद होता रहता है, चलता रहता है। क्या लिखे थी, आरबीआई के अंतर्गत सभी प्रमुख निर्णय कौन लेगा बाबू, केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। और उसके इसके नीचे लिखिएगा तथा इन निर्णय को लागू कराने के लिए 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 स्थानीय बोर्ड की सहायता ली जाती है तथा इन निर्णय की सहायता लेने के लिए तथा इन निर्णय को लागू कराने के लिए तथा इन निर्णय को लागू कराने के लिए स्थानीय बोर्ड की सहायता ली जाती है। दिक्कत है ना, अलग पॉइंट लिखिएगा। केंद्रीय निर्देशन बोर्ड में केंद्रीय निर्देशन बोर्ड में केंद्रीय निर्देशन बोर्ड में एक गवर्नर, केंद्रीय निर्देशन बोर्ड में एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं। चार उप गवर्नर होते हैं। इस गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक ना? बाकी एग्जाम में ये सभी सवाल पूछे जाते हैं, इसको याद में रख लेना है। विभिन्न क्षेत्र के ये सब मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, बस यहाँ पे लिखा दिया हूँ बार बार, बस याद रखना। केंद्रीय निर्देशन बोर्ड में गवर्नर और उप गवर्नर होंगे। बाकी इन सभी नाम भी पूछे जाते हैं कि क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र कार्य कितने होंगे, सरकार प्रतिनिधि कितने होंगे, स्थानीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत है ना एग्जाम में? एग्जाम में पूछेगा ये सवाल, इसलिए इसको याद रखना। टॉपिक लिखिए आरबीआई का कार्य, टॉपिक लिखिए आरबीआई का कार्य। आरबीआई की कार्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका दो कार्य होते हैं, मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य होते हैं इसका। एक होता है कार्य केंद्रीय, याद रखना है, केंद्रीय बैंक के रूप में। किसके रूप में होता है बाबू? केंद्रीय बैंक के रूप में होता है, ठीक है। और एक होता है देश में जो विकास करेंगे, ठीक है, जो विकास के रूप में करेंगे, विकास के रूप में, ठीक है, देश में जो विकास करना है उसके रूप में। अब हमको ये बताइए, सरकार अनाउंस किया, सरकार ने किसी योजना का अनाउंस किया कि हम लड़की को स्कॉलरशिप देंगे। आप लोग सुने होंगे कि आप लोग जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो सरकार आपके 50,000 रुपया देंगे, सुने हैं ना? तो क्या सरकार अपने नोट छाप के 50,000 रुपये देगा आपको? नहीं देंगे ना। कहाँ से रुपया देंगे वो? जनता के द्वारा दिए गए टैक्स,
और जनता के द्वारा दिए गए टैक्स जो होते हैं वो टैक्स जनता कब देगी? जब जनता के पास पैसा होगी। अंतिम रूप से पैसा देगा कौन? आरबीआई है ना जी। आरबीआई, अब देखिए ध्यान समझिएगा, आरबीआई मुद्रा कितना देगा मार्केट में, ये आरबीआई की निर्भर करता है। आपसे मुद्रा वो कब ले लेगा? वस्तु का जो है ना, कोई भी वस्तु जो है उसका दाम बढ़ा सकता है, आरबीआई में है ताकत। कैसे? वही चीज को मैं आप समझाऊंगा। अगर सरकार यानी आरबीआई अगर कोई विकास काम करेगी तो सरकार से मिलकर करेगी। तो अभी जाओगे आप, सरकार ने आपको बोला कि 10-10 हजार रुपया देंगे, क्या नीतीश कुमार ने दिया पैसा? वही बैंक से जाकर आपने रुपया लिया, बैंक में दिया रुपया दिया आपको। और बैंक किसके अधीन है? आरबीआई के अधीन है। इसलिए याद रखिएगा, देश में आर्थिक स्थिति को बेहतर या देश की व्यवस्था को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान कौन निभाता बाबू? आरबीआई निभाता। इसीलिए आरबीआई के कार्य को 2 वर्गों में बांटा गया। एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है, जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक को रेगुलेट करने के लिए काम करता है कौन? केंद्रीय बैंक, आरबीआई। उसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। दूसरा इसका काम है देश में समावेशी विकास करना। मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छा हो, इसके लिए भी कार्य कौन करता है? बोलो सर कैसे? मान लो कोई एक गरीब लड़का है या लड़की है या कोई महिला पुरुष है, उसको अब पैसा का क्या है बाबू? बोलो जरूरत। उसको पैसा बोले तो ऐसे, अब पैसा बोल नहीं बोलना है, पूंजी। क्या बोलना है? पूंजी की इसको जरूरत है। अब इसको अगर पूंजी देंगे हम तो ऑटोमेटिक ये क्या कर लेगा? अपना रोजगार खोल लेगा, है या नहीं है? तो ये पूंजी कहां से देंगे बाबू? आरबीआई ने देगा जी। कैसे? ये भाई साहब मान लो एक्स व्यक्ति है, कोई मान लो मोहन है, मोहन को चाहिए पूंजी खोलना है, यानी कोई मान लो ई रिक्शा खरीदना है। क्या करना है इसको? ई रिक्शा खरीदना है। उसके पास पैसा नहीं है, ये भागे भागे गया कि हम अब मोदी जी ने या नीतीश कुमार ने अनाउंस कर दिया कि हम किसी भी व्यक्ति को गरीब होने नहीं देंगे, हम उसको कुछ भी हो जाए हम उसको क्या देंगे? पूंजी। आसान भाषा में बोला है कि हर किसी महिला को हम 2-2 लाख रुपए योजना देंगे। सुने हमने? सुने हो? तो दरअसल आपको 2-2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको पूंजी दे सके और उससे आप अपना रोजगार कर सकें। आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, आप कुछ भी किसी कोई रोजगार कर सकते हैं, जिससे कि आप एक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके, आर्थिक गतिविधियों में आप भाग ले सके। जब तक आप आर्थिक गतिविधियों में भाग नहीं लीजिएगा तब तक आप टैक्स कैसे दीजिएगा सरकार को? अब जब टैक्स दीजिएगा तब ना देश आगे बढ़ेगा जी। इसीलिए विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका आरबीआई का। अब देखिए इस व्यक्ति मोहन को लेना था तो मोहन ने भागा भागा कहा कि अपने पड़ोसी बैंक के पास, एसबीआई के पास। किसके पास गया बाबू? एसबीआई बोला कि देखिए सर हमको लोन दे दीजिए। बोला कहां से लोन देंगे तुमको? देखा आपने शकल? बोला नहीं। अब भाई आरबीआई एसबीआई बोला नहीं जाओ। तब उसने तुरंत वीडियो दिखाया, बोला देखिए नीतीश कुमार ने बोला है कि लोन चाहिए हमको। तब बोला अच्छा हाँ सर। तब ये तुरंत फोन करता है अपने पिताजी, किसका पिताजी का नाम क्या है? आरबीआई बोला हाँ होगा, लोन देना है सबको, गरीब व्यक्ति को ही लोन देना है क्योंकि नीतीश सरकार को इस बार जिताना है, ठीक है ना? बोला ठीक है जिता देंगे। तो इसीलिए आरबीआई ने तुरंत इसको फोन करके बोला कि तुम दो लोन। बोला सर पैसा हमारे पास तो पैसे नहीं। बोला पगला छाप रहे हैं पैसे, छापते हैं ना पैसा, तुरंत गड्डी पहुंचेगा वहां पे। बोला सर कैसे? बोला बस कुछ नहीं करना है, हम सीधा कर देते हैं रिवर्स, आगे बताऊंगा अभी क्या होता है बस समझ लो। रिवर्स रेपो रेट को हम देंगे कम कर, मतलब हम जो तुमको लोन दे रहे हैं ना वो सस्ता में देंगे, मात्र 2% पे देंगे। बोला बहुत बढ़िया सर, हमको दीजिए सस्ता पे लोन। बोला हम दे रहे सस्ता पे लोन। अब ये इसको सस्ता पे लोन क्या, इसको पैसा ही तो छापना है जी, छाप देगा पैसा, लोन सस्ता में इसको दे दिया। ये बोला आरबीआई ने इसको लोन दिया कितना क्या बाबू? 2%। ये बोला जितना भी आओ सबको बुलाओ, ठीक है? आ गया। बोला कुछ नहीं तुमको हम 3 रुपया पे दे देंगे लोन, लो अच्छा आप खरीदो ई रिक्शा खरीदो, जो खरीदना मन सब खरीदो। अब फिर सरकार बोला किसको? सब उद्योगपति को जो ई रिक्शा बनाता है कंपनी। बोला देखो अब तुम्हारी रिक्शा बिकेगा ना क्योंकि हमने लोन सस्ता कर दिया है। जब आदमी के पास पैसा आएगा ऑटोमेटिक ना वस्तु का मांग बढ़ जाएगा जी। तो ई रिक्शा का मांग मार्केट में बढ़ना स्टार्ट हो ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको में धरले से रिक्शा बिकेगा, बिकेगा ना बिकेगा? बोलो ना जी। तो सरकार बोलो एक
आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कम किया तो हर व्यक्ति के पास पैसा आया, और पैसा आने के बाद मार्केट में वस्तु का मांग क्या हो गया, बढ़ गया। यही काम आपसे सरकार किया। सरकार जानता था हमें चुनाव कराना है कब, छठ पूजा के समय। समय मतलब अपने यहाँ बिहार में एक कल्चर है। क्या कल्चर है जी? जो चीज को हम नहीं देखे हैं उसको मानेंगे बहुत बढ़िया है कि नहीं है ना? तो सरकार को ये बात पता है ना। देखो याद रखना, इतिहास कहता है सबसे धीमा परिवर्तन अगर समाज में किसी चीज का होता है ना, वो है संस्कृति परिवर्तन। और आज के समय में संस्कृति को डरा के कैसे पैसा को अर्जित किया जाता है वो बहुत अच्छा साथी जानता है। इसीलिए सरकार अब ये सोच रही है, कल ही अनाउंस किया गया है, कल ही एक योजना आया है कि जो अपने पीछे का आर्ट कला है, जो संगीत कला वगैरह में अगर कोई आदमी अपने आप को प्रशिक्षित करना चाह रहा है जिससे कि वो और बेहतर बन सके, कंटेंट राइटर सब का वैकेंसी आने वाला है, समझ रखो, जिससे कि सरकार अपना अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या बने, हाँ, जिससे कि सरकार और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सके। तो ये काम किया जाता है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए चीज, ठीक है ना। अब मुख्य रूप से आपको ये याद रख लेना है कि किस तरह से आरबीआई अपना काम करती है। अब ये बैंक को अगर रेगुलेट करेगा तो किस रूप में काम किया, केंद्रीय बैंक के रूप में। अगर सरकार विकास के रूप में आपको जो 50,000 रुपया मिलेगा कोई बैंक देगा, उससे आप अपना विकास कीजिएगा नहीं कीजिएगा। कम से कम लड़की को सरकार कितना अच्छा योजना लाया है, खास करके अपने राज्य में ही लागू हो सकता है, कर्नाटक में नहीं। कर्नाटक की लड़की 9 साल की होती है, उसे पता है कि माई फंडामेंटल राइट्स क्या है। उसके पिताजी ये नहीं बोल सकते बिटिया तुमको कहाँ क्या करना है, उसको पता है कि पापा हमको क्या करना है। उसको आर्टिकल 19 पता है, उसको आर्टिकल 21 पता है। महाराष्ट्र की लड़की, वेस्ट बंगाल की लड़की को पता है, अपने बिहार की लड़की को नहीं पता है। अपने यहाँ पता है पेज भर के आना है और बीए का डिग्री लेना है ना जी। तो इसीलिए हमारे बिहार में इस तरह की योजना लाई गई लोग से कि बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन तक जो है ना अनमैरिड रहे, ताकि एक मैच्योर हो सके, तब एक वैवाहिक जीवन में जाए। तब सरकार ने ये लोग दिया कि आप अगर अनमैरिड होकर ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपको 50,000 रुपया दिया जाएगा, आप शिक्षित हो। वो तो अपन बिहार में पढ़े लिखे रहते हैं तब मिल जाता है। क्या वही तो उसको पढ़ने तो बोलते हैं ना, सब वही बोला। कहने का मतलब है समझे, ये इस तरह से बात नहीं डिबेट करना है। ये सब काम चलता रहता है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, बात नहीं। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, विकास करना। लड़की अगर अपने आप पे निर्भर, कभी नहीं बताता, लड़की अगर अपने आप पे निर्भर हो जाएगी। वर्किंग पॉपुलेशन अभी अपने यहाँ मात्र पता है बाबू 45% है अपने बिहार में। वर्किंग जो काम करने वाला पुरुष है ना या महिला है, मात्र 45% है। अब सोचो खाने वाला 55% है। सोचो अगर यही जनसंख्या बढ़ा के कम से कम हम 75% कर दें, महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करें, तो क्या अपना आर्थिक विकास नहीं होगा? जितना भी ईसा वगैरह जो छोटे मोटे दुकान है, बेकरी वगैरह, उस पे सब महिला काम करने लगे, लड़की काम करने लगे, तो पुरुष अच्छा काम दूसरा काम करेगा, है ना? तो वर्किंग पॉपुलेशन में सरकार ये सोच रही है, वर्किंग पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा हम भागीदारी बढ़ाएं महिला और पुरुष दोनों का। तुम्हारे वही बात, सरकार यही रूप से कौन सा काम करेगा, विकास के। किसके सहायता से काम करेगा बाबू, आरबीआई। इसीलिए हम आप समझेंगे कि आरबीआई का मुख्य रूप से कार्य क्या है। लिखिएगा केंद्रीय बैंक के रूप में, पहला लिखिएगा केंद्रीय बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में। लिखिए, तो पहला पॉइंट लिखिएगा अंडरलाइन करके, पहला पॉइंट लिखिएगा। भारत के बैंकों को बैंक अधिनियम 1949 के तहत भारत के बैंकों को बैंक अधिनियम 1949 के तहत रेगुलेट करना,
एवं लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस जारी करना, कोई दिक्कत? कोई भी बैंक अगर गड़बड़ी करेगा, याद रखना है उसको, उसकी लाइसेंस को मतलब कैंसिल करने का या उसे नया लाइसेंस देने की अधिकार किसके पास है? किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? बैंकिंग अधिनियम 1950। इसलिए याद रखिएगा सभी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है बाबू? आरबीआई। जितने भी आपको एसबीआई, यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक आपको दिख रहा है वो सभी एक कॉमर्शियल बैंक है। क्या है बाबू? कॉमर्शियल, जिसे हम हिंदी में वाणिज्यिक बैंक के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत अब देखो देश बदलता रहता है दोस्त, जो आज शहर है वो पहले कभी गाँव रहा होगा, इसीलिए ग्रामीण बैंक क्या खुला था? जो अब ग्रामीण हो, जो पहले गांव था अब वो शहर बन गया, इसलिए अब खुल गया शहरी बैंक। क्या खुल गया? अब है या नहीं है? अब फिर धीरे धीरे पैसा का लघु वित्त, समझ लो, मतलब मिनी ब्रांच खुलने लगा। क्या खुलने लगा? मिनी ब्रांच। उसी ब्रांच का मिनी ब्रांच खुलने लगा है। समझ में आ रहा है बात को ना? तो हम समझेंगे कि किस तरह से, देखो ये अच्छी बात है दोस्त। अगर सरकार ने जनधन योजना के तहत अगर हर गरीब आदमी का आज अकाउंट नहीं खोला होता, 2 दिन में मोदी जी ने सबको 10-10 रुपए दे दिया जी। अगर सबका अकाउंट नहीं खुला था 10,000 रुपए सबको मिल जाता? आधा रुपया तो डीएम में सब खा लेता, फिर मुखिया तक आ जाते आपको 5 से 6,000 रुपया मिलता, नहीं मिलता? जैसे कि पहले इंदिरावास में होता था, इंदिरावास जो मिलता था, अब सरकार ने ये काम किया कि आपको आपके अकाउंट को डायरेक्ट बैंक से लिंक किया। और कोई भी सरकार अगर योजना चलाएगी, कोई भी विकास का कार्य चलेगा तो डायरेक्ट उस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, जिससे कि हमारे देश में आय की जो असमानता है, हर व्यक्ति के पास इनकम अलग अलग है ना, है कि नहीं है? लेकिन सरकार ये चाह रही है कि अगर हमने कोई योजना चलाई है उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने सबसे पहला काम किया था आते मोदी जी ने कि सबको पहले जनधन अकाउंट के तहत खाता खुलाया, उसके बाद सबको आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद सबको आधार कार्ड को जोड़ दिया, उसके बाद फिर 2-2 जो डीडी लेता था वो सब क्या हो गया, नहीं होता था पहले। ये सब समय के साथ बदलाव हो जाता है। इसीलिए याद रखना है जितने भी बातें, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, बताऊंगा जब आगे टॉपिक आएगा बैंकिंग के प्रकार पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कॉमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं, आगे चल के समझाऊंगा। बस अभी मौखिक रूप से याद रखना है कि वाणिज्यिक बैंक को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का अधिकार किसके पास है बाबू? एक कार्य आपने समझ लिया। किस एक्ट के तहत किया जाता है? बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग अधिनियम 1950। मुद्रा जारी करना, दूसरा काम में लिखिएगा आरबीआई का। दूसरा काम क्या है बाबू? मुद्रा जारी करना। मुद्रा इसी जैसे लिखिएगा, मुद्रा जारी करने से पहले आरबीआई, मुद्रा जारी करने से पहले आरबीआई, मुद्रा जारी करने से पहले आरबीआई सभी नोटों को अपने पास रिजर्व में, सभी नोटों को अपने पास रिजर्व में 200 करोड़ रखने के बाद ही, 200 करोड़ रखने के बाद ही 200 करोड़ रखने के बाद ही कोई भी नोट जारी कर सकता है। कोई भी नोट जारी, याद रखना। अंतिम रूप से मान लो कि आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, और वो क्या हो गया, फट गया या कुछ भी हो गया, है ना, या कोई चीज हो गया, अंतिम रूप से वो रुपया को आप बैंक में दीजिएगा, बैंक वाला उसके बदले में आपको 200 रुपया देगा।
मेरी बात समझा रहे हैं? अंतिम रूप से अगर वो नोट जाली निकल जाए, कुछ भी चीज हो गया आपको, अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है? आरबीआई। आरबीआई ने वचन लिया आपके सामने, और यही एक ऐसा वचन है जो कभी टूटता बात नहीं, तो आपको पता ही है जी। क्या बोले बाबू? कोई नहीं कहा बैंक कभी काट नहीं सकता। आप आरबीआई की साइड पे जाओ, कंप्लेंट करो बैंक अगर रुपया आपको काट के दे रहा है, वो तो गांव में माइस्कूल खड़े में जो दलाल बैठा है वो ना काट के दे रहा रुपया जी, वो तो बिजनेस है बाबू। हम बात कर रहे हैं बैंक का। यही एक वचन जो कहा जाता है कि मैं धारक को 500 रुपया देने का अदा करता हूँ, वही हुआ, ठीक है ना। और यही याद रखना, ये वादा जो है कभी टूटने वाला नहीं है। आपको अगर जाली रुपया पकड़ा गया, कुछ भी हो गया, उसका अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई कोई भी नोट को तभी जारी कर सकता है जब तक वो अपने नोट 200 करोड़ रुपए पास रिजर्व रखेगा। उसी के बदले में फिर वो जैसे कुछ नोट में पुराना नोट नहीं होता है, फट गया, पुराना हो गया, तो उसको फिर डिकम्पोज कर देंगे, फिर नया नोट के उसके रूप में क्या करता है? जारी करता है। मेरी बात समझ आ रहा है ना? इसलिए याद रखना है, यही एक वादा है जो जल्दी टूटता नहीं। चलिए अगला काम लिखिएगा। सरकार के बैंकों के रूप में, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, हाँ तीसरा कार्य, सरकार के बैंकों के रूप में, सरकार के बैंकों के रूप में, सरकार के बैंकों के रूप में यह कार्य करती है। कैसे समझ लो? जैसे मान लो कि सरकार की एक कंपनी है, याद रखना। अब जैसे मान लो सरकार को आप क्या देते हो? टैक्स। सरकार उसके बदले में आपको क्या देता है? सर्विस, यही देता है जी। अरे मान लो आप मार्केट में गए, आप मोबाइल खरीदे, तो सरकार का सरकार ने आपको क्या दिया? सर्विस दिया। उसके बदले में आपने सरकार को क्या दिया? टैक्स। तो जिस तरह बैंक है ना, उसी तरह सरकार है। देखो कैसे, ये बीच में मान लो कि ये सरकार है, ठीक है। अब इधर है एक कंपनी का लोग, ठीक है। अब ये कंपनी वाला ध्यान समझिएगा, ये कंपनी का लोग ने एक उत्पादन किया, किसका? मोबाइल का। आप याद रखिएगा, मोबाइल का उत्पादन किया। अब ये कंपनी जो है कह रहा है कि देखिए, हम आपके देश में, सरकार से पूछ रहे हैं, मोदी जी से, कि हम जो है आपके देश में मोबाइल बेचना चाहते हैं, क्योंकि आपके देश में युवा बहुत है, रील्स देखने वाला आदमी बहुत है। तो बोला ठीक है, बेच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे देश में आके बेचिएगा तो आपको देना होगा टैक्स। क्या देना होगा? टैक्स। बोला दे देंगे सर, क्या दिक्कत है, तो बताइए कितना टैक्स देना होगा। बोला कि आपका ये मोबाइल जो है, जो आपने ये मोबाइल बनाया, इस मोबाइल को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है? बोला कि सर कुछ नहीं हुआ, 12,000 रुपया खर्च हुआ है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, 12,000 खर्च हुआ है ना, 1,000 आप लगा लो इस पे टैक्स। आप इस मोबाइल को जो है ना, 1,000 रुपया आपको इस पे टैक्स दे दो हमको, और उसके बाद मोबाइल का दाम हो गया 13,000। 13,000 रुपये जाकर आप मोबाइल को मार्केट प्राइस पे जाके बेच दो। तब अब देखो इस मोबाइल का अब एमआरपी कितना हो जाएगा बाबू? 13,000 रुपये हो जाएगा। अब 13,000 में मोबाइल कहाँ बिकेगा बाबू? अब मार्केट में आ गया मोबाइल। अब बोला बहुत गुड, अभी सरकार भी ताली मार रहा, बोला अच्छा आप तो मुर्गा फंसेगा, टैक्स आएगा हमको, ठीक है। अब इधर कौन है बाबू? जनता। कौन है बाबू? जनता। अब मोदी जी आया, स्पीच दिया मोबाइल पर एकदम धड़ास से, हम चाहते हैं कि सभी पढ़ लिख के आगे बढ़े, ताकि एकदम धराशाही देश बन जाए, एकदम तुरंत हम चाइना पे आक्रमण कर रहे हैं, हो सकता है दोस्त ला दे सब युवा को। अब उसके बाद सरकार ने ध्यान से, जनता के पास पैसा ही नहीं है, सरकार बोला अच्छा अब खोलो हमारा बैंक। हमारा बैंक कौन है? आरबीआई। तुरंत आरबीआई को फोन किया, अरे बब्बा अभी तक सबको पैसा नहीं मिला है, क्या बात है? बोला सर क्या करें? बोला तुरंत मॉनेटरी पॉलिसी को कम करो, सबको लोन दो, सस्ता में लोन दो, 2 रुपया में लोन दो, 1 रुपया में लोन दो, 80 पैसा में लोन दो। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप नीतीश बाबू ने जीविका निधि पे हमको मिलवा, वही 10% वाला काम करता है। उससे पहले उसने देखा हुआ तुमने, चुनाव होने से पहले वो 1 साल पहले वो सब भ्रमण कर रहा था, जाना था ना जी, वो क्या कर रहा था? सबको पैसा दे रहा था दीदी लोग को, ठीक है ना। वो 10-10 हजार रुपया वाला सबको दिया, और इन सब दीदी को बोला कि अब दीदी लोग आपको पैसा नहीं हो गया, आपका पति कहाँ है? मेरा पति पंजाब में घूम रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, कुछ करो, हम पैसा दे रहे हैं ना, आप सीधा क्या करना है समझो। अब यहाँ ध्यान समझो,
अभी जो जनता था, अभी समझो, अब आरबीआई ने इस जनता को क्या दे दिया बाबू, बोलो, पैसा दीजिए, लोन उनकी दिया, क्या दिया, अभी बोल रहे कि हे जी आपसे ना वीडियो कॉल बात करते हैं ना, मजा नहीं आता है, हम चाहते हैं आपसे क्या बात करें, वीडियो कॉल, क्या बात करें, तुरंत ही आया यहाँ पे भैंस को बना, तुरंत 13,000 में मोबाइल था, तो क्या आ गया बाबू, यहाँ पे आ गया। जब ये मोबाइल 13,000 खरीद लिया, अब बताओ क्या मान लो उसको 15,000 एग्जाम्पल में, आप समझ में मेरी बात को, कहने का मतलब है ध्यान से, अब एक तरफ सब देखिए ध्यान से, अब जितना भी महिला को पैसा मिला होगा उतना मोबाइल बिकेगा, तो कहने का मतलब कंपनी का उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब कंपनी का उत्पादन बढ़ गया, तब ध्यान से, कंपनी का जब उत्पादन बढ़ गया तो ऑटोमेटिक अब ये वस्तु का क्या हो गया, मांग मार्केट में। अब ध्यान से बात को समझना, जब कंपनी का एकदम मार्केट में पूरा का पूरा, अभी सरकार बीच में क्या कर रहा है, इससे भी टैक्स ले रहा है, अभी टैक्स का पैसा इसके पास जमा हो गया, फिर ये पैसा घूम के कहाँ चला गया, अब बोलो मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करो, बढ़ा दो, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा, अब लोन सस्ता नहीं, लोन क्या मिलेगा, जब महंगा मिलेगा तो आदमी सिर्फ आवश्यक वस्तु खरीदेगा या अननेसेसरी वस्तु भी खरीदेगा, जो आपको आवश्यक वही नहीं खरीदेगा, जितना आपको जरूरत है उतना ही ना। तो अब किसी के पास में बैंकदार है, ये बोलेगा कि फिजूल का वस्तु खरीदो, तुरंत पैसा देगा, लोन सस्ता, ऋण क्या दे देगा, सस्ता। अगर बोलेगा नहीं आवश्यक वस्तु सिर्फ खरीदना है, ये ऋण क्या कर देगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अब हमको ये बताओ, ध्यान से समझो, जितना भी आप मार्केट में दुकान देख रहे हो, सब कोई ना कोई ऋण लेके अपना कारोबार चला रहा है। बड़े बड़े कपड़ा वाला, मैं एक एग्जांपल लो, बड़े बड़े आप बेगूसराय में जो बड़े बड़े मॉल है, डीमार्ट है, ये है, फलाना है, तो आप समझो वो कैसे काम कर रहे हैं, इसी तरह से उसका 2 साल से कपड़ा बिका हुआ नहीं, वो लोन पे काम लेके जाता है, सुना बात करो, उसका मार्केट का कपड़ा बिकवाना है, तुरंत वो क्या करेगा, 1 पर 1 फ्री, 50% फ्री। कैसे 50% किया, क्योंकि उसको आरबीआई बोला देखो बउआ डिमांड वाला, हम तुमको लोन देंगे सस्ता, तो तुम अपना वस्तु का दाम क्या करो, ऑटोमेटिक आप चाहोगे नहीं, 1% दूर खरीदोगे, नहीं चाहोगे, हाँ या ना, खरीदवा लिया तुरंत आपको 2 टी शर्ट, सुना बात को ना, क्योंकि आपको आवश्यकता एक का, लेकिन तब पर भी आपने खरीदा 2 या 3 भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 पर 1 क्या है। तो अब उसने डिमांड वाले ने अपनी उत्पादन क्षमता को क्या किया, बढ़ा लिया, जहां आप वो 100% बनाता था, अब वहां वो 500% बनाएगा, तो मार्केट में उत्पादन क्षमता बढ़ा, क्योंकि मांग वस्तु का, इसी को बोलते हैं, आगे और लिखाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी, अलग का लिखेगा, आगे अलग का लिखेगा, मौद्रिक नीति का समीक्षा करना, लिखिएगा अलग देखिए, मौद्रिक नीति का समीक्षा करना, मौद्रिक नीति का समीक्षा करना, मौद्रिक नीति का समीक्षा करना। आप बताओ कौन कौन सा कार्य हुआ, केंद्रीय बैंक के रूप में बैंक का रेगुलेट करना, मुद्रा को जारी करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, और मौद्रिक नीति का समीक्षा करना, इतना बात लिखा है ना, ये सभी किसका कार्य है, यही एग्जाम पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का है, बता दो। बैंक को लाइसेंस जारी कौन करता है, सरकार का बैंक कौन है, और हम लोग का ये बैंक है ना, बोलते हैं, समझ बात को ना, इसीलिए याद रखना सर। अब यही पूछेगा, नोट जारी करने का अधिकार किसको है, सिवाय 1 रुपया का, वो आगे चल के कहानी बताऊंगा, बजट जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा ऐसा क्यों रखा गया है कि वित्त मंत्रालय, कौन बाबू, वित्त मंत्रालय के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बाबू, 1 रुपये के मुद्रे पे साइन किसका होगा, वित्त मंत्रालय के कैबिनेट सेक्रेटरी का, 1 रुपये के नोट पे, ठीक है ना। बाकी 1 रुपये से जितने का मैक्सिमम नोट कितने पर कितने का है, 10,000 तक का मैक्सिमम नोट छापने का अधिकार किसके पास है, पहले अंग्रेज के समय में था ये सब, क्या बोले, अब नहीं हो गया, 2 रुपया से लेके 10,000 तक का नोट चलाने का अधिकार किसके पास है, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन करता हूँ, कौन करेगा, वही गवर्नर साहब, कौन करेंगे, आरबीआई के गवर्नर, वही अंतिम रूप से रिस्पॉन्स है,
जिसका मोदी जिसका पैसा क्या नाम है गांधी जी। सब दिन बोले अहिंसा से देश आजादी, अहिंसा से, क्यों अहिंसा से? बिना लाठी के हम क्या करेंगे देश में आजादी। लेकिन भाई साहब का ऐसा जगह फोटो आ गया ना कि उसी की वजह से क्या हो रहा है हिंसा 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 हिंसा। और तो पैसा पैसा देश में सब कुछ किसके लिए है? पैसा के लिए। तो आप लिख के दूसरा कार्य, लेकिन इसका कोई एजुकेशन नहीं है, वो समाज से विकास होते रहता है तो उस हिसाब से काम चलते रहता है। हाँ चल बात चल रही है अभी, ठीक है अभी कहाँ चला है 20 तक का चला हुआ है ना। लिखिए अगर के बाद अगर लिखे विकास विकास कार्य तो आप लिखिएगा आगे दूसरा कार्य कौन सा है? विकास कार्य। दूसरा कार्य क्या लिखना है? विकास कार्य। विकास कार्य आगे दूसरा कार्य कौन है बाबू? विकास कार्य। अब हमको समझा दीजिए, आप ही लोग से देखिए, आप बताइए सरकार का कहना है कि हम देश में क्या करेंगे? विकास। क्या करेंगे? अच्छा ठीक है भाई, अब हमको ये बताओ सारा विकास करने का जिम्मेदारी क्या मोदी जी ने ले रखा है? अब तो मोदी जी का उम्र हो गया, पता है मोदी जी कितना साल हो रहे हैं? 78 ईयर। कितना हो रहे हैं? तो जो इतने उम्र होने के बावजूद भी वो मोटिवेट है, उसने वचन लिया है कि जब तक मेरे में सांस चलता रहेगा तब तक हम देश में क्या करेंगे? विकास। क्या करेंगे? ये कसम आप लोग भी खाओ, है कि नहीं बात को? तो आप देख रहे हैं क्या करना है बाबू? विकास। क्या करना है? बात नहीं। अब देखो सरकार ध्यान समझना, आरबीआई क्या करेगा? वित्त समावेशन। क्या करेगा बाबू? वित्त समावेशन। क्या होता है याद रखिएगा। वित्त का मतलब क्या होता है बाबू? जिस मुद्रा पे आपका अधिकार है वो उसका लेन देन एक दूसरे से होता रहेगा, वो क्या होगा? वित्त। उसका क्या करना है? समावेशन। का मतलब है जो देश में अमीर आदमी है उससे पैसा लेके टैक्स लेके जो गरीब आदमी है उसको क्या देंगे? पूंजी। उसको क्या देंगे? पूंजी। जैसे बड़े बड़े आदमी विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, सबको क्या लगता है? इनकम टैक्स। क्या लगता है? अब वो बात नहीं, उन सभी से टैक्स लेके हम जो गरीब व्यक्ति है, याद रखना है, जो गरीब व्यक्ति है उसको क्या देंगे बाबू? पूंजी। उसको क्या देंगे बाबू? ये सब जो व्यक्ति है, जो अमीर वर्ग है, वो सभी बैंक में पैसा रखता होगा, उनके पैसा को टैक्स के माध्यम से लेके उससे लगता है इनकम टैक्स। क्या लगता है बाबू? इनकम टैक्स। उससे लेके हम क्या करेंगे? गरीब व्यक्ति में दे देंगे। और जब गरीब व्यक्ति में देंगे और जो खूब गरीब है उसको हम भोजन देंगे। क्या देंगे उसको? आपने देखा होगा कि डीलर के माध्यम से 5 किलो अनाज दिया जाता है, दिया जाता है खाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है उसको वृद्धा पेंशन मिलता नहीं मिलता है? 1100 रुपया मिलता है ना। तो सरकार क्या कर रही है? समावेशी, मतलब सबका विकास। कहता है सरकार सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहता है सरकार की नारा है ना। हाँ वही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, है ना जी? बात नहीं तो याद रखना आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है बाबू? वित्त का समावेशन करना, अर्थात पैसा में सबका बंटवारा करना, आय में समानता लाना। आय में क्या लाना? समानता लाना। तो पहला कार्य वित्त समावेशन का विस्तार करना। 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 दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा वित्त साक्षरता में सुधार लाना। वित्त साक्षरता, वित्त साक्षरता में सुधार लाना। सुधार लाना, वित्त साक्षरता में सुधार लाना। उसके बाद वित्त व्यवस्था का आधुनिकीकरण। वित्त व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। वित्त व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। उसके बाद लिखेगा सरकार के
सरकार के राजकोषीय नीति के तहत कार्य करना ताकि आर्थिक समृद्धि हो सके, ताकि आर्थिक समृद्धि हो सके, ताकि आर्थिक समृद्धि हो सके, ताकि आर्थिक समृद्धि हो सके। आर्थिक समृद्धि समझते हो ना? आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में क्या अंतर है? पीछे लड़का आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आगे चल के आता रहेगा, इसलिए अभी फिर से दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना? याद रखना है। अगर आपकी आय बढ़े, क्या बढ़े? आय, ठीक है ना? अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, बात नहीं करना है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है पर जीवन स्तर अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आपका सिर्फ क्या विकास हो रहा है? आर्थिक समृद्धि हो रहा है। लेकिन अगर आय के साथ साथ, आय बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी जीवन स्तर का मतलब हुआ शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो रहा है, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके यहाँ मुख्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य को रखा गया है, इनका व्यवस्था अच्छा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका आर्थिक विकास। क्या हमारे देश में आर्थिक समृद्धि अधिक हो रहा है या आर्थिक विकास अधिक हो रहा है? बताइए। हर व्यक्ति के पास सरकार आय तो दे रहा है सबको। अब देखो ध्यान से, जो मैंने बात बोला उसी देखो गलत कैसे हो रहा है। सरकार सबको अगर पूंजी दे रहा है तो मेरा देश का आर्थिक विकास होनी चाहिए। क्या सबका जीवन स्तर अच्छा हो गया है? क्या वहाँ जो आदमी सूप बनाने वाला है, क्या उसका जीवन स्तर हो गया अच्छा? वो व्यक्ति आप बच्चे को अपना स्कूल भेज रहा है पढ़ने के लिए, कितना अच्छा सरकार उसको क्या दे रहा है? आर्थिक समृद्धि दे रहा है ना। आर्थिक समृद्धि को तो उसको पैसा दे रहा है ना पढ़ने के लिए, तो उसका मतलब है कि उसकी आर्थिक समृद्धि उसकी आय को बढ़ा रही है, लेकिन वो क्या अपना जीवन स्तर बेहतर कर पा रहा है? बहुत से ऐसे इंसान है, बहुत से ऐसे पैसा वाला आदमी है, बहुत पैसा बहुत पैसा उसके पास, लेकिन आज भी वो जीवन स्तर को अच्छा नहीं कर पा रहा है, सही समय पे जग नहीं पा रहा है, सही समय पे उसको बीपी का बीमारी हो गया, फलना चिलना हो गया, पेट इतना बड़ा निकल के आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक समृद्धि तो उसका हो रहा है पर उसका आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास में होता है कि आपका जीवन स्तर कितना अच्छा चल रहा है। तो क्या मेरा देश का, आप बताओ, बिहार सरकार अगर सबको 50,000 रुपया दे रहा है सभी लड़कियों को, तो लड़कियों का आर्थिक समृद्धि तो कर रहा है, लेकिन आर्थिक विकास उस लड़की का नहीं हो रहा है। मेरा सरकार से यही मतलब आप लोग भी सोचिएगा, अगर सरकार 50,000 की जगह अगर वो ये कह दे कि नहीं हम क्वालिटी अगर आपको हम शिक्षा देंगे, क्वालिटी वाला शिक्षा देंगे, तो क्यों नहीं लड़की है आप आने वाला पीछे वाली लड़की को ये प्रेरित करेगी, नहीं तुम जाओ कॉलेज, डेली कॉलेज जाओ, क्योंकि सरकार अच्छा पढ़ाई मिल रहा है, तुम सिर्फ पैसा को नहीं, तुम सिर्फ ज्ञान लेने के जाओ। तो ज्ञान किसमें आएगा? बोल के शिक्षा, स्वास्थ्य और नॉलेज, ज्ञान, ये भी आएगा किसमें? आर्थिक विकास। तो क्या होता है आज जो लड़की जो पढ़ने के लिए जा रही 50,000 के लोग में, क्या वो आर्थिक विकास करने के जा रही है? आर्थिक समृद्धि के जा रहे हैं। वहाँ का भी प्रोफेसर बताइए आप लोगों को, ठीक है, कैमरा चल रहा, ज्यादा बात बोले क्या बोल, अब बंद हो गया। अच्छा तो प्रोफेसर साहब खुद सिर्फ दिल्ली जमीन खरीदे हो, सैलरी ले लेके? चलिए कोई नहीं, आप समझ आ गया बात को। तो अब हमको ये बताइए, आप ध्यान समझिएगा, अब बताइए, बात नहीं समझिए यहाँ पे सर। देखिए काम वित्त समावेशन का विस्तार करना किसका कार्य है बाबू? आरबीआई का। वित्त का साक्षरता समझते हो ना? आपको ये जागरूक करना कि बउआ पूंजी बनाओ, और पूंजी बनेगा आपके पास पैसा होगा, तभी आप अपना बिजनेस को क्या कर सकते हो? विस्तार कर सकते हो, ठीक है ना। तो वित्त का साक्षरता करना, ठीक है ना। उसके बाद वित्त व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। कहने का मतलब है कि अगर अभी देखो फोन पे नहीं आता, गूगल पे नहीं आता, तो
कितना आदमी का अच्छा से रोजगार चल रहा था ट्रेन में जी, पॉकेट मारी का अब बंद हो गया, क्या हो गया जी? पॉकेट मारी का बिजनेस पे ठप्पा लग गया, नहीं लग गया? अब सब आदमी मोबाइल में पैसा लग चल रहा है, चला नहीं चल रहा है? अब आप बताओ पेटीएम गैस वाला लूट पाएगा वो? तो सरकार ने क्या किया, वित्त व्यवस्था में क्या क्या मॉडर्न लाया, आधुनिकीकरण किया, जिससे कि क्या हो गया, पैसा का आधा। आप बताओ किसी को अगर तुरंत मान लो पहले क्या था, अच्छा ठीक डॉक्टर साहब आ रहे पैसा लेके 20,000 रुपए, तब तक डॉक्टर साहब बोलता अच्छा दुख सुइया और मान लो 20 के जगह हम 40,000 कर देंगे, ठीक है ना? अब बाबू क्या हुआ, अच्छा डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए हम तुरंत पैसा फोन पे भेज रहे हैं, है कि नहीं? डॉक्टर साहब भी फंस गया, अच्छा बाबू एक ऑपरेशन का बोलता हूं इतना रुपया लेने तब फिर हम तो मेडिकल इंश्योरेंस से कैसे लग जाएगा, है ना? अभी दुनिया धीरे धीरे डेवलप होगा, तब कहने का मतलब वित्त व्यवस्था में सरकार क्या ला रहा है, आधुनिकीकरण ला रहा है, मॉडर्न ला रहा है, ताकि जितना ज्यादा आसान हो सके, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, उतना ज्यादा हर आदमी उस वित्त से क्या होगा, अपने आप को जुड़ पाएगा, है कि नहीं? आप बहुत लड़का लड़की जो भी होंगे अभी फोन पे चला रहे हैं, चला रहे हैं, हाँ नहीं बोले फोन पे चला रहे हैं, उससे अपना काम चल ही रहा है कि नहीं? अलग के क्या कर रहा है, अलग के समझिएगा, सरकार के राजकोषीय नीति के तहत कार्य करना, सरकार में जो राजकोषीय नीति बनाएगा, सरकार का जो नीति बनेगा, जो पॉलिसी बनाएगी, सरकार कुछ योजना चलाती है, चलाती नहीं चलाती, जिसपे सरकार क्या देती है आपको, सब्सिडी, क्या देता है आपको, छूट देता है आपको, कहता है कि देखो बउआ सिलेंडर वाला जब आएगा ना उसको दे देना 1,000 रुपए, लेकिन फिर बाद में आपको 300 रुपया जो भी है ना, 300-350 रुपया, 375 रुपया आपको, तो सरकार ने आपको 375 रुपया क्या दिया, छूट, सब्सिडी, बात को ना छूट दिया, ताकि सरकार कह रहा है कि जो हमने राजकोषीय नीति बनाया है उसके तहत आरबीआई क्या करेगा, आर्थिक समृद्धि का विकास करेगा, सभी व्यक्ति को आय देने का काम करेगा। अब देखो आरबीआई का इतना सारा महत्वपूर्ण भूमिका है बाबू, अपने देश में आरबीआई का कार्य समझ गया ना, पहला कार्य था केंद्रीय बैंक के रूप में, बैंक को रेगुलेट करना, बैंक को लाइसेंस देना, नोट जारी करना, इन सभी कार्य भी किसका है, आरबीआई का। लेकिन देश में जो वित्तीय व्यवस्था को बेहतर करना है, देश के विकास जो करना है, उसका भी मुख्य रूप से कार्य किसका है, आरबीआई। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मैंने लिखाया था, मौद्रिक नीति का समीक्षा करना, लिखाए थे ना, इसी के बारे में फिर आगे हम कंटिन्यूअस करेंगे। टॉपिक लिखा गया आप लोग, हाँ अगला टॉपिक लिखेगा, टॉपिक लिखेगा पेन टॉपिक, मौद्रिक नीति, टॉपिक लिखेगा मौद्रिक नीति, टॉपिक लिखेगा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से बाबू समझ लेना है। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जब पूछता है तो जल्दी नहीं बनता है। इससे पहले जो मैंने बताया नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का है, तो बच्चा कुछ भी उसको बना देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा छोटू, तुम सब पानी लेकर लिखिएगा। ऐसी नीति, ऐसी नीति ऐसी नीति जिसमें, ऐसी नीति जिसमें मुद्रा की तरलता को नियंत्रित की जाती है, ऐसी नीति जिसमें मुद्रा की तरलता को नियंत्रित की जाती है, ऐसी नीति जिसमें मुद्रा की तरलता को क्या की जाती है बाबू, नियंत्रित की जाती है, नियंत्रित की जाती है। इसी अर्थात मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने वाली नीति को ही, अर्थात क्या वो छूट गया किसी का, छूट गया, फिर से बोल देता हूं। ऐसी नीति जिसमें मुद्रा की तरलता को नियंत्रित की जाती है,
ऐसी नीति जिसमें मुद्रा की तरलता को नियंत्रित की जाती है, अर्थात मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने वाली नीति, अर्थात मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने वाली नीति अर्थात मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने वाली नीति को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अब मुख्य रूप से हमने अभी क्या परिभाषा बताया? वैसी अर्थव्यवस्था या वैसी नीति जिसमें तरलता को नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? अब याद करो कल वाला क्लास, लिक्विडिटी। तरलता बता देना बउआ, ये जो तरलता है ना, ये तरलता अगर मान लो, याद रखना, इसका अर्थ होता है, तरलता का अर्थ याद रखना है, इसका अर्थ होता है बाजार में, याद रखना है, बाजार में, सिंपल सा याद रखना, बाजार में अगर कैश का फ्लो क्या होगा? अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू बताओ? तरलता बढ़ेगा या घटेगा? तरलता बढ़ेगा। अगर बाजार में मुद्रा, कैश मुद्रा अधिक हो जाए तो तरलता क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ जाएगा। तरलता क्या हो जाएगा बाबू? अगर बाजार में, ठीक है ना, अगर बाजार में क्या हो जाए, कैश का फ्लो कम हो जाए तो तरलता भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मैंने कल वाला एग्जांपल याद है, सबसे ज्यादा तरलता किसका होता है? उसके बाद संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं बता देते कल? कौन कौन सा? और बौद्धिक संपत्ति बता देना। देश अभी सबसे ज्यादा कौन सी संपत्ति पे फोकस कर रही है? अब यही सब कॉन्सेप्ट आएगा, तो दिक्कत समझने में नहीं ना? आप बताओ, लगा पीछे वाला खड़ा हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? खड़ा हो जाओ, क्या नाम है आपका? आप इतना दुखी काहे हैं? आप ही ले रहे हैं क्लास में, अच्छा नहीं लग रहा है? आपको क्या लगता है मेरा ध्यान नहीं है? 3 से 4 बार आप अभी उबासी ले चुके हैं, इसका तो ही मतलब है या तो आपको क्लास समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपकी टाइम कहीं और जा रहा है, जो वापस दोबारा समझा मेरा बाबू? बैठे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबू? हाँ हाँ, सरवन जी, बहुत नाम अच्छा है। चलिए अब देखिए, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग समझेंगे और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है ना? देखिए अब याद रखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति है, अभी डायग्राम बना देते हैं ध्यान से, ठीक है ना? आप याद रखिएगा, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, हाँ याद रखिए, व्यक्ति है, नाम मैं किसी को ले रहा हूँ क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना एक गरीबा है कि नहीं है? कुछ बोल रही है, कौन बोल रहा? अब आइए बात नहीं, अब याद रखिए, ये व्यक्ति, अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये व्यक्ति समझेगा ध्यान से, ये व्यक्ति गया किसके पास बाबू? बैंक। अब ध्यान से समझिएगा, ये बैंक गया तो बैंक से ये क्या लिया बाबू? अब याद रखना है, ऊपर इसका पिताजी का नाम क्या है बाबू? आरबीआई। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जो ये आरबीआई है, ये आरबीआई किसको लोन देगा बाबू? बैंक को। तब ये बैंक वाला किसको लोन देगा बाबू? समझा बात को ना? अब ये व्यक्ति क्या करेगा? इस व्यक्ति के पास क्या आ जाएगा जब ऋण देगा बाबू? पैसा। पैसा आ जाएगा, किसको क्या बोलेंगे बाबू? तरलता। क्या बोलेंगे? तरलता। पैसा को क्या बोल देंगे आप? तरलता। वर्ड को बदलते चल रहा है, समझिए, ठीक है ना? तो याद रखना है तरलता। अब ये बता, जब इस व्यक्ति के पास पैसा आ जाएगा, ध्यान समझना, पैसा क्या आ जाएगा बाबू? अधिक।
ऋण क्या आ जाएगा? अधिक। तो अब बताओ, जब इस व्यक्ति के पास तरलता क्या आ जाएगा? तरलता अधिक आ जाएगा। अब बताओ, बाजार में क्रय शक्ति बढ़ेगा या घटेगा? बाजार में क्रय शक्ति क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति क्या हो जाएगा? अब बताओ, वस्तु का मांग बढ़ेगा या घटेगा? वस्तु का मांग क्या हो जाएगा बाबू? जब याद रखना, व्यक्ति के पास तरलता आया, कैश आया, तो तरलता मार्केट में बढ़ेगी और उसके बाद क्या हो जाएगा? बाजार में क्रय शक्ति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद वस्तु का मांग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब वस्तु का मांग मार्केट में बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक, अब हमको ये बताइए, मुद्रा स्थिति बढ़ेगा या घटेगा? जो मेरा मुद्रा स्थिति होगा, याद रखना है, मुद्रा स्थिति याद रखना है, वो क्या होगा बाबू? जैसे किसी वस्तु का मांग अगर बढ़ जाएगी तो मुद्रा स्थिति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अर्थात आप ये कह सकते हो, अगर आरबीआई ने कम दाम पे अगर ऋण दिया बैंक, और बैंक ने इस व्यक्ति को ऋण कम दाम पे दिया, तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब तरलता मार्केट में बढ़ जाएगा, अर्थात कैश मार्केट में बढ़ जाएगा, तो बाजार में क्रय शक्ति अर्थात वस्तु की खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो मुद्रा स्थिति क्या हो जाएगा? तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हो ना कि अगर बैंक अगर सस्ते पे ऋण देगा तो मार्केट में मुद्रा स्थिति बढ़ेगा या घटेगा? तो सरकार अगर मुद्रा स्थिति को कंट्रोल करना चाह रही है तो उसके लिए क्या करना होगा? ऋण सस्ता पे देगा या कम पे देगा? मतलब सस्ता देगा या महंगा देगा? महंगा देगा जी। अब ऋण जो है ना, ध्यान समझना, अब इस व्यक्ति को ऋण मिला कौन सा बाबू? महंगा। क्या मिला? महंगा मिला, यहाँ था सस्ता। ठीक है। अब जब ये बताओ, जब इसे ऋण महंगा मिलेगा तो मार्केट में तरलता जो है क्या हो जाएगा बाबू? जब कैश कम हो जाएगा मार्केट में, तब वस्तु का क्रय शक्ति बाजार में क्या हो जाएगा? क्या मार्केट में जो सामान बिकने वाला रहेगा वो ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? वस्तु का मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद मुद्रा स्थिति पे क्या आ जाएगा? मुद्रा स्थिति क्या आ जाएगा? तो कहने का मतलब है, जब आपको ऋण सस्ता मिलेगा तो मुद्रा स्थिति क्या आ जाएगा? बढ़ जाएगा। जब आपको ऋण महंगा मिलेगा तो मुद्रा स्थिति क्या आ जाएगा? अब आप अगर आप सोच सकते हैं, मार्केट में कपड़ा कब ज्यादा बिकता है? दुर्गा मेला बिकता है। तो सरकार उस समय वस्तु जो होती है, जो वस्तु बिकने वाली है, अर्थात कपड़ा जो कपास जो बिकने वाली है, उस पे सरकार क्या करती है? टैक्स रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा? अगर सरकार को पैसा का अति आवश्यक महत्व है तो टैक्स को क्या कर देगा? नहीं तो फिर वो आर्थिक समीक्षा के मद्देनजर रखते हुए वो इन्फ्लेशन रेट को क्या कर देगा? कंट्रोल कर देगा। या तो दिक्कत समझे ना, यहाँ तक समझ में आया ना? अब इससे आप कह सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऋण सस्ता मिलेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और किसी व्यक्ति को ऋण महंगा मिलेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? तो लिख लीजिए फटाक से एक पॉइंट। बात नहीं लिखिएगा। लिखिएगा तरलता का अर्थ। तरलता का अर्थ बाजार में, देखिएगा, बाजार में मुद्रा का फ्लो, मुद्रा का फ्लो बढ़ने से तरलता बढ़ती है। सिंबल दे दिए हैं तो उससे आप समझ लीजिएगा।
उसके बाद लिखेगा बाजार में मुद्रा की फ्लो कम होने से तरलता कम होती है। तरलता कम होती है। तरलता कम। एक डायग्राम बना लीजिएगा। एक उतार लिया ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। समझने के लिए आपको ये डायग्राम काम देगा आपको, ठीक है। आप बात नहीं, यहाँ लिखेगा RBI, इसके नीचे लिखेगा कॉमर्शियल बैंक। बात नहीं, क्या बोले बाबू? अच्छा उधर अब जाना पड़ेगा, इसलिए बोले कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक से बात नहीं, एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति क्या लेगा बाबू? ऋण लेगा। अब ये ऋण दो प्रकार से लेगा। एक क्या लेगा बाबू? सस्ती दर पर, एक लेगा सस्ती दर महंगी दर। अर्थात यहाँ लिख देना है 5%, एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख देना है 10%। ऐसे करके डायग्राम बनाइए। सस्ती दर पर ऋण, लिखिएगा सस्ती दर पर ऋण। बात नहीं, एरो का मतलब है बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है।
बाजार में मुद्रा स्थिति बढ़ेगी। ये ऊपर वाला लास्ट में लिख लेना है। बाजार में मुद्रा स्थिति दर घट जाएगी। बाजार में मुद्रा स्थिति दर या वही वो घटेगी। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आगे 2 दिन तक चलता रहेगा। बस इसमें समझना है, अगर सरकार सवाल में उतार लिया ना, अगर सरकार का वित्त समावेशन करना है, वित्त समावेशन समझ रहे ना, अगर सरकार को सबको पैसा देना है तो सस्ती दर पे ऋण देगा कि महंगी दर पे? अगर सरकार ये चाह रही है कि नहीं हमें जो है आज समावेशन नहीं करना है, समझ में आ रहा बात? तो समावेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ समृद्धि करना है, अर्थात आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कोई एक विशेष आदमी को अमीर बनाना। जैसे आपने देखा होगा सरकार पे कभी कभी आरोप लगता है कि जो पूंजीपति वर्ग है ना उसी को सरकार क्या कर रही है, अमीर बना रही है। आपने देखा होगा, कभी न्यूज में सुने होंगे आपने। तो याद रखिएगा, अगर सरकार सिर्फ आर्थिक समृद्धि करना है तो सरकार क्या करेगी, महंगी दर पे ऋण देगी और उसके बाद गरीब आदमी को उतना ऋण नहीं देगी। अब जब इनको महंगी दर पे देगा तो गरीब आदमी ऋण ले पाएगा, तब सिर्फ कम आदमी लोग ऋण लेगा। कम आदमी कौन में होंगे, जो उद्योगपति लोग होंगे, वही सिर्फ ऋण लेगा। जब उद्योगपति लेकर बाजार की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाजार में सबसे शॉपिंग कौन करता है, मध्यम वर्ग आदमी करता है। अमीर आदमी के पास तो खुद का खेत है, खुद का मशीन है, खुद को कोका कोला, खुद का फैक्ट्री है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं। इसलिए याद रखना है, जब कम लोगों के पास ऋण मिलेगा तो बाजार में क्रय शक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाजार में वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बताओ, अगर वस्तु की मांग कम हो जाएगी ऑटोमेटिक है वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कोई वस्तु खरीदने ही नहीं जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉमन सी बात है कि नहीं? तो उसके बाद फिर बाजार में मुद्रा स्थिति की दर भी क्या हो जाएगी। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी आपने नारियल खरीदने गए हो, तरबूज, एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा छोटा जो आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। जो आपने देखा होगा, जब छठ पूजा का टाइम आएगा तो नारियल एटीट्यूड में आ जाता है, आ जाता है ना, आ जाता है। क्यों? क्योंकि
उस वस्तु का मांग कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है? जब उसकी मांग ज्यादा हो जाएगी, अब यही बात याद रखना, आप इसमें किसी वस्तु को बैठा सकते हो, वो भी ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, अगर सस्ती दर पे ऋण मिलेगा, अगर दर क्या हो सस्ती, इसलिए याद रखना, जब तिमाही, जब लास्ट का समीक्षा होता है ना, कौन सा नवंबर वाला महीना का, नवंबर दिसंबर के महीने में क्या पर्व त्योहार होता है ना, वो लगभग जो है ना अपना देश का अधिकतम जनसंख्या उसको मनाता है। डिपेंड ये करता है उस जनसंख्या को, उस पर्व त्योहार को कितना, अपना बिहार लगभग यूपी, झारखंड, कुछ वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्र में दिवाली और छठ ज्यादा से ज्यादा मनाया जाता है। समझा भी बात ना? तो सरकार ये काम करती है कि उस समय मौद्रिक नीति को क्या कर देता है, कम कर देता है, सस्ती कर देता है। जब वो मौद्रिक नीति को सस्ती कर देगा तो ऑटोमेटिक है सब लोग क्या ले लेगा, ऋण ले लेगा। तभी तो दिवाली में सोचेगा कि भाई अभी नहीं 2 बाइक खरीद लेते हैं, एक दिन कितने खरीद लेंगे, 2 इसलिए दिवाली में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, बिकता है। और उसके बाद छठ, दुर्गा पूजा में जो कपास वाला चीज होते हैं, कपड़े होते हैं, वो ज्यादा बिकते हैं। आपने नोटिस किया बात ना, है ना? इसलिए सरकार क्या करती है, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे टाइम में वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कर देगा तो ऋण क्या मिलेगा, सस्ती दर पे मिलेगा, और सस्ती दर पे मिलेगा लोग अधिक ऋण लेगा। अधिक ऋण का मतलब सरकार ज्यादा से ज्यादा, जनता ज्यादा से ज्यादा ऋण लेगा। ऋण लेके बाजार में कह सकते हैं ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऋण का मतलब क्या हुआ, आपने मोबाइल EMI करा लिया, अपने घर EMI पे ले लिया, आपने कोई बाइक को फाइनेंस करा लिया, उसको क्या बोले, ऋण लेना हुआ जी। आपने लोन लिया, बाइक लिया तो आपने लोन लिया, तो जब लोन लिया ऑटोमेटिक बाजार में बाइक की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, खरीदने की कह सकते उसकी बढ़ जाएगी। तो बाजार में वस्तु की मांग भी क्या जाएगा, हीरो होंडा वाला एकदम एटीट्यूड में आ जाएगा, तो नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, तो देखते हो दिवाली का एकदम पूरा अपना शोरूम में क्या करता है, सजा देता है। तो वस्तु का मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब बाजार में वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, तब बढ़ जाएगा। जब उस वस्तु का कीमत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे किसी वस्तु का मांग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, बाजार में मुद्रास्फीति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए याद रखना है कि जब आपको इंटरेस्ट रेट अर्थात सस्ती दर पे आपको अगर ऋण मिलेगा तो आपकी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। जब आपको महंगी दर पे ऋण मिलेगा तो मुद्रास्फीति आपके क्या हो जाएगा। इसका कुछ विपरीत प्रभाव भी होते हैं, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलना है और समझना है। ठीक है, एक टॉपिक बचा उसको लिख के तब तक हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। तो ठीक है, टाइम बढ़ाना पड़ता है बाबू, ऐसा नहीं क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बस छोटा सा एक चीज। अच्छा ये समझ में आ गया ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि आगे चल के सवाल आएगा। टॉपिक लिखेगा मौद्रिक नीति के प्रकार, टॉपिक लिखेगा मौद्रिक नीति के प्रकार, छोटा सा है। मौद्रिक नीति का क्या लिखा जी, वेरी गुड। पता है बाबू, मौद्रिक नीति 2 प्रकार से, कितने प्रकार के बाबू, 2 प्रकार। एक कौन सा होगा, सस्ती, कौन सा होगा, अब बस एक को, अब देखो ये जो विदेशी वाला है ना, वो सस्ती महंगी नहीं बोलता, वो तक कठोर, क्या बोलता है वो, आज से आपको क्या बोलना है, महंगी नहीं, क्या बोलना है, अब बाकी क्या बोलना है। अगर हमको ये बताओ है ना, हाँ वो भी बोल सकते हो, ठीक है, सस्ती हो गया। अब ध्यान बात जब आप बताओ, जब अगर मौद्रिक नीति सस्ती हो जाएगा तो हमको एक बात समझिए कि ब्याज दर क्या हो जाएगा, बोलो ना जी, ब्याज दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब ब्याज दर कम हो जाएगा तो तरलता कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, बोलो। तरलता मतलब कैश क्या आपके पास ज्यादा होगा कम होगा, तो तरलता आपके पास क्या हो जाएगा, तरलता अधिक। अब बताओ जब तरलता अधिक होगा तो आर्थिक समृद्धि होगा या आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा तो आप अपना जीवन बेहतर अच्छा कर सकते हैं। आपने कभी कई सारे गाँव किसान देखे होंगे, पैसा बहुत सारा 40 रुपया नौकरी कर रहा है लेकिन तब पर भी खैनी खा रहे हैं और दाल खराब कर रहा है कि नहीं, देखते होंगे आप कभी कभी, वो सब चीज होता है। आप ध्यान समझिएगा, तो सस्ती दर, अब मौद्रिक नीति कितने प्रकार के बाबू, सस्ती रहेगा तो ब्याज दर आपको क्या मिलेगा, सस्ती दर पे मिलेगा, तरलता क्या हो जाएगा, जब तरलता बढ़ जाएगा तो आर्थिक समृद्धि क्या हो जाएगा,
आर्थिक समृद्धि क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। आर्थिक समृद्धि। अब हमको ये दूसरा उल्टा कठोर। अगर मौद्रिक नीति कठोर क्या हो, महंगी या कठोर, तब आपका ब्याज दर क्या हो जाएगा? ब्याज दर क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा हो जाएगा। तरलता क्या हो जाएगा बाबू? और आप बताओ, मुद्रा स्थिति बढ़ेगा या घटेगा? मुद्रा स्थिति बढ़ेगा या घटेगा? याद रखना है, मुद्रा स्थिति पे, मुद्रा स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगा। बताइए इसको इतना स्पेस शॉट बताइएगा जितना मैंने स्पेस दिया। क्या बोले? हाँ, एक विपरीत प्रभाव पूछता एग्जाम में कि मौद्रिक नीति का विपरीत, मौद्रिक का कठोर नीति का विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा? हाँ, इतना आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा, पूरा लिख लीजिएगा वहां पे, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, पूरा लिख लीजिएगा आर्थिक समृद्धि। विपरीत प्रभाव, फिर उसके बाद आना है कठोर नीति का विपरीत प्रभाव। बस एरो देना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखना भी है, वहाँ भी कुछ लिखना है। बता दिए ना। तो यहाँ पे सस्ती मौद्रिक नीति का विपरीत प्रभाव पे लिखिएगा आप लोग, मुद्रा स्थिति बढ़ेगी, ठीक है ना, मुद्रा स्थिति बढ़ेगी, मुद्रा स्थिति बढ़ेगी, बिल्कुल। अब देखो, अगर कठोर मौद्रिक नीति रहेगा, अगर कठोर मौद्रिक नीति रहेगा, ब्याज दर कम, ब्याज दर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तरलता क्या हो जाएगा? मुद्रा स्थिति में क्या आ जाएगा? नियंत्रण। लेकिन अगर हमें याद रखना, सस्ती मौद्रिक नीति का विपरीत उल्टा प्रभाव क्या पड़ेगा? मुद्रा स्थिति बढ़ जाएगा। ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि अगर मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति रहेगा तो उसका विपरीत उल्टा प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आपको क्या बोला? मुद्रा स्थिति वृद्धि होगी, सिंबल बढ़ेगी या वृद्धि, एक ही बात है। और सस्ती का, ठीक है, सस्ती का क्या लिखेंगे? विपरीत प्रभाव, मुद्रा स्थिति बढ़ेगी, और कठोर का विपरीत प्रभाव लिखेगा इकोनॉमिक्स ग्रोथ, जो है आर्थिक ग्रोथ क्या हुई? कमी। यहाँ लिखिएगा इस जगह आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि में कमी लिखिएगा, ऐसे करके विपरीत प्रभाव चाहिए है, ठीक है ना। बाकी ये वाला एरो देखो यहाँ पे है, एरो दिए बीच में जो काटे हैं, कहाँ पे बाबू? सस्ती से लेके, हाँ एरो है, ये सस्ती से मुद्रा स्थिति, हाँ विपरीत प्रभाव, ये एरो है, विपरीत प्रभाव पे आना है। विपरीत प्रभाव नीचे वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें सटा दीजिएगा आप लोग। मुद्रा स्थिति क्या होगा? बढ़ेगी। अब नीचे भी लिखा दूंगा, मैं बताया कि आप लोग सर में ऐसा लिखोगे ना तो लगभग याद रहता है, लेकिन मैं नीचे भी लिखा दूंगा। आप लोग कक्षा में से पढ़ रहे हैं इस वजह से, बस लास्ट बचा हुआ, इसके बाद खत्म हो जाएगा। छोटी ज्यादा टफ है, पॉलिटी और ज्योग्राफी से ज्यादा टफ है, दोनों तो बड़ी होगी, टफ है। नोट लगाइएगा,
जिनको समझ में जो न्यू स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो मेरे से व्यक्तिगत तौर पे मिल के जाइएगा, ठीक है ना। पर्सनली अभी जो है अभी नहीं समझ आएगा हमसे पूछिएगा, और मैं ये वादा करता हूँ अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप नहीं, आप फिर से पूछिए, हम सब फिर से पहले डायग्राम बना देंगे। कल जब आएंगे ना, आज तो टाइम हो गया, कल जब आएंगे तो कल से फिर से डायग्राम समझाएंगे। नोट लिखिए। मौद्रिक नीति सस्ती, पूरा लिखिएगा। मौद्रिक नीति सस्ती, मौद्रिक नीति सस्ती, सस्ती होगी तो मौद्रिक नीति सस्ती होगी तो मुद्रा स्थिति में वृद्धि होगा। मौद्रिक नीति सस्ती होगी तो उसका विपरीत प्रभाव, पूरा लिखिएगा, तो उसका विपरीत प्रभाव, तो उसका विपरीत प्रभाव, प्रभाव में मुद्रा स्थिति, मुद्रा स्थिति में वृद्धि होगी। पूरा लिख लीजिए। मौद्रिक नीति सस्ती होगी तो उसका विपरीत प्रभाव में मुद्रा स्थिति वृद्धि होगी। इसे लिख लीजिएगा दूसरा पॉइंट में। मौद्रिक नीति कठोर होगी तो, मौद्रिक नीति कठोर होगी तो उसका विपरीत प्रभाव, उसका विपरीत प्रभाव, उसका विपरीत प्रभाव आर्थिक ग्रोथ में, आर्थिक समृद्धि में कमी आएगी। उसका विपरीत प्रभाव आर्थिक समृद्धि में